नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ओडिशा के मलकानगिरी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे देश को हिला दिया। एक आदिवासी महिला का सिर कटा शव मिलने के बाद दो समुदाय आदिवासी और बांग्लादेशी मूल के लोगों के बीच हिंसा भड़क गई। गुस्साए आदिवासी भीड़ ने बांग्लादेशी मूल के लोगों की पूरी बस्ती को आग लगा दी। 160 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। कई लोग बुरी तरह से पीटे गए और घायल हो गए। हमले की आशंका पहले से थी, इसलिए रातों रात करीब 1000 बांग्लादेशी मूल के लोग बस्ती छोड़कर भाग गए, जिसके बाद पुलिस को इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। साथ ही मलकानगिरी के हिंसा प्रभावित इलाके में बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ सामुदायिक टकराव है या किसी राजनीतिक साजिश का नतीजा है? क्या मणिपुर की तरह मलकानगिरी को भी हिंसा की आग में झोंका जा रहा है? और आखिर बंगाली समुदाय और आदिवासियों के बीच तनाव की वजह क्या है? बता दें कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं, क्योंकि उड़ीसा में महिला की हत्या के बाद जो बवाल है वो मचता हुआ यहाँ नजर आया है। तो पूरी स्थिति को अगर आप समझें और देखें तो यहाँ पर भी जो शांति है उसे नष्ट करने की कोशिशें की गई हैं, और उन कोशिशों में अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक इनको कामयाबी भी मिली है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि इस हिंसा की आग में नजर आया है, और जो आदिवासी हैं वो लड़ते हुए नजर आए हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये खबर क्या है पूरी। मलकानगिरी में क्या होता है कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी खबर क्या है। मलकानगिरी में 4 दिसंबर को एक महिला की सड़ी गली लाश मिलती है। राख खेलगुड़ा नदी के पास महिला की लाश को लेकर लोग पहुंचते हैं। अवैध बांग्लादेशियों पर जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगाया गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने बंगाली बस्ती पर हमला कर दिया। ये सुनते ही उनका हमला जो इस पर हो गया। आदिवासी कुल्हाड़ी धनुष तीर लेकर मलकानगिरी विलेज 26 गांव पहुंचे। आदिवासियों की भीड़ देखकर गांव छोड़कर अवैध बांग्लादेशी जो है वो भाग गए। इसके अलावा जो पूरी स्थिति है, अगर आप इसको देखें और समझे तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है। आप देखिए, मलकानगिरी में 4 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ, महिला की लाश मिली और उसके बाद ही जो पूरा आदिवासी समुदाय है वो भड़कता हुआ नजर आया। तीर धनुष और जो वहां पर उनकी पारंपरिक चीजें थी उसको लेकर वो वहां पर पहुंचे। पहुंचते के बाद जो हमला है वो किया गया, और उसको देखते हुए जो अवैध बांग्लादेशी थे वो भागने को भी वहां पर काफी ज्यादा मजबूर हुए। कहा यह जा रहा है कि रातों रात 1000 से ज्यादा जो अवैध बांग्लादेशी थे वो भाग गए। कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अगर यहाँ पर अवैध रूप से ये लोग रह रहे हैं तो समझिए कि कितनी बड़ी संख्या इनकी होगी जो यहाँ पर रह रहे हैं। अगर आप समझिए कि ये बंगाली समुदाय और आदिवासियों के बीच तनाव क्यों है, सरकार ने 1964 में मलकानगिरी में 215 गांवों में बंगाली परिवारों को बसाया। जंगलों की कटाई से आदिवासियों को वन संसाधनों से वंचित होना पड़ा, मतलब जो इनकी शिकायतें हैं। इस परियोजना को आदिवासी समुदाय ने अपनी जमीन और संसाधनों को कब्जे के रूप में पेश किया। बंगाली समुदाय को कृषि और व्यापार में प्रगति की। आदिवासी गरीब और पिछड़ेपन में फंसे रहे, और यही वजह है कि यहाँ पर जो उड़ीसा में सामाजिक और आर्थिक असमानता की वजह से तनाव बढ़ा है। और आपको बता दें कि अब इसको लेकर एक सर्वे भी हमने किया है, वो सर्वे भी आप समझिए। सर्वे क्या है? सवाल पहला ये है कि बंगाली समुदाय और स्थानीय आदिवासियों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव की वजह क्या है। अब इसके देखिए, आदिवासी इलाकों में अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों की बढ़ती जनसंख्या, भूमि विवाद जो है इसको देखिए, जो आदिवासी इलाके में अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों की जो बढ़ती जनसंख्या, इसको 20% मिला है। भूमि विवाद मतलब 35% लोग मानते हैं भूमि विवाद रीजन है। बंगाली समुदाय का प्रशासन और राजनीतिक में दबदबा, इसको 25% लोग इसको वजह मानते हैं। उपरोक्त तीनों, मतलब ये तीनों जो है वो वजह है 15%, और कह नहीं सकते में 5% है जो कहते हैं कि कह नहीं सकते। इसके अलावा दूसरा जो है, क्या उड़ीसा में हिंसा राजनीतिक फायदे के लिए उकसाई गई है? आपकी राय क्या है इस पर देखिए, जो राय है उसमें आदिवासियों और बंगालियों के विवाद का फायदा उठाने की कोशिश है। 40% लोग ऐसा मानते हैं। बिल्कुल नहीं, दोनों के बीच में पुराना विवाद है। 50% लोग इस पर सहमत है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इनके बाद जो विवाद है वो काफी पुराना है। 10% मानते हैं कि कह नहीं सकते। तो ये जो दूसरा है सवाल था। तीसरा सवाल क्या है, अब वो देख लेते हैं इसमें। क्या मणिपुर की तरह मलकानगिरी में भी हिंसा की आग में से झोंका जा रहा है? आपकी राय क्या है? अब देखिए, इसमें हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, कह नहीं सकते। अब देखिए, हाँ बिल्कुल 37% लोग मान रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं 60% लोग मानते हैं कि नहीं, मणिपुर की तरह मलकानगिरी को भी हिंसा की आग में झोंका नहीं जा रहा है। जबकि 3% लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। इसके अलावा अगला जो सवाल है वो अब आपको दिखा देते हैं कि सवाल क्या किया गया था और जो आपकी राय है उसमें क्या सामने आती है।
तो अगला सवाल क्या है कि क्या प्रशासन की लापरवाही से उड़ीसा में हिंसा ने उग्र रूप ले लिया? आपकी राय क्या है, ये सवाल है। अब इसका जो जवाब है वो देखिए क्या क्या है और इस पर आपकी राय क्या सामने आई है। इस पर प्रशासन ने वक्त पर कदम नहीं उठाया, 37% लोग मानते हैं। इसके अलावा बंगाली समुदाय की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, 13% लोग मानते हैं। पुलिस ने वक्त पर एक्शन लिया, 45%। सबसे ज्यादा लोग जो आप है उसमें से राय आपकी 45% मानते हैं कि हर टाइम पर लिया गया एक्शन। कह नहीं सकते 5%। इसके अलावा जो एक और आखिरी सवाल है वो भी हमने पूछा कि क्या हर राज्य में आज भी आदिवासी पीड़ित और शोषित है? आपकी राय क्या है इस पर? जो आखिरी सवाल है वो भी हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके जो जवाब है वो भी आप समझिए। इसमें हाँ बिल्कुल 48%, बिल्कुल नहीं 46%, जबकि कह नहीं सकते 6% है। बहरहाल देखिए, अब ये सवाल तो कई सारे हैं, इनके जवाब को जानने के लिए मेरे साथ सूर्या मैथिल, नेता बीजेपी, इसके अलावा विजय कौशिक जी, नेता कांग्रेस। सबसे पहले सूर्या जी, आप ही के पास जो कुछ भी, बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून। जो कुछ भी ये हुआ है उड़ीसा में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और क्योंकि कहीं ना कहीं कहा यह जाता है कि ये जो विवाद है वो काफी पुराना है, क्या इस विवाद को सुलझाने में जो सरकार है वो नाकामयाब रही है? सर धन्यवाद खुशबू जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम जी। और ये जो विवाद है, ये विवाद पुराना तो है, लेकिन ये जो पीड़ा है ना, ये पूरे देश की पीड़ा है। अवैध जो घुसपैठिए हैं, उनके खिलाफ इस देश का नागरिक सदैव आहत रहा है, परेशान रहा है, पीड़ित रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए वो सदैव एजिटेशन भी करता रहा है, उग्र भी रहा है। आप जैसे कि आपको पता होगा कि बीजेडी की सरकार पहले रही है और ये कहीं ना कहीं पर उनके वोट बैंक का एक हिस्सा ये रहे घुसपैठिए। चाहे आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, तो पश्चिम बंगाल में भी यही घुसपैठिए इंडी गठबंधन के जो मैं ये कहूं कि एक मुख्य पिलर ममता बनर्जी उनकी मुख्य वोटर्स हैं। तो एक ट्रेंड जो इस देश के अंदर चला आ रहा था कि घुसपैठियों को बुलाओ, इस देश का वोटर आईडी कार्ड उनके हाथ में थमाओ, उनसे वोट लो और जो वो करते हैं मनमर्जी उनको करने दो। इस पे लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एसआईआर शुरू किया है, जिसका विरोध भी यही इंडी गठबंधन के लोग करते हैं, जो आज यहां बैठकर छाती पीटेंगे और राजनीति करेंगे। अभी मेरे बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे कि हम तो जी चाहते हैं कि निकाल दीजिए इन घुसपैठियों को, हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर एसआईआर होना चाहिए। लेकिन असलियत में इस देश के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा कौशिक जी यही से मैं लोग हैं जवाब देश ले के लूंगी, लिए सूर्या काम मैथिल करने। जी वो जो कहेंगे वो तो हम सुन लेंगे, लेकिन मेरा सवाल एक ये है, अगर घुसपैठिए इस कदर बसे हुए हैं जो आप कह रहे जगह जगह पर, आखिरकार क्या वजह है कि 11 साल से सत्ता में रहने के बावजूद, गृह मंत्री अमित शाह हैं खुद, उसके बावजूद भी आप लोगों को कामयाबी नहीं मिल पा रही है कि आप जो ये जो जिसको आप कहते हैं कि इस हद तक वो बढ़ चुके हैं घुसपैठिए, उनको आप निकाल नहीं पा रहे हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया खुशबू जी। अब देखिए, किसी भी घर के अंदर चूहे घुसने का एक स्थान होता है कि इस छेद से चूहे घुसेंगे और चूहे घुसेंगे और उस चूहे घुसने के बाद उनको चूहेदानी में डाला जाएगा और फकाया जाएगा। यही एक तरीका होता है चूहे निकालने का। दूसरा तरीका होता है चूहे घर में ना घुसे, उस एरिया को ब्लॉक किया जाए। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि श्री प्रकाश जायसवाल जो कि यूपीए के अंदर गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड 2008 में ये कहा, 9 में कहा कि इस देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी हैं और जो आंकड़ा 2013 में बढ़कर 2.5 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। दूसरी चीज, ये पहले से ही बुलाए गए थे, पहले से इनके आधार कार्ड बने हुए थे, पहले से ही वोटर आईडी कार्ड बने थे, स्टेबल थे ये 2.5 करोड़ के आसपास। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 159 किलोमीटर की ऐसी बॉर्डर लैंड है जहां पर कि पश्चिम बंगाल की सरकार लैंड एक्विजिशन करके नहीं दे रही है ताकि वहां पर बाढ़ लगाई जा सके और केवल वहीं से इन्फिल्ट्रेशन होता है। यही वो लोग हैं जो छातियां पीटते हैं जब बीएसएफ का दायरा 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया जाता है। यही वो लोग हैं जब इनको डिटेन किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो ये लोग चिल्लाते हैं हाय आप लोग मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि अवैध जो घुसपैठी है उसमें 99.9% जो है वो आप ये मान लीजिए कि मुस्लिम समाज से आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी मुस्लिम है, पाकिस्तान में भी मुस्लिम है। हाँ। तो ये
एक राजनीति का जो अखाड़ा इन्होंने बना रखा है देश की आंतरिक सुरक्षा अरे व्यवस्था को, लेकिन सूर्या ये मैथिल बहुत जी, सत्ता खतरनाक में है। तो सर आप है ना, अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सर कि जो भी चीजें की गई हैं गलत, इसीलिए अब तो कर आपको तो रहे लाया हैं गया हम है एसआईआर, है ना? एसआईआर कर तो रहे हैं हम, मैं अब वही तो निकाल कह तो रही हूँ, रहे अब हैं। तो आपको लाया गया है तो अब तो जवाब मतलब आपको वही देना पड़ेगा ना कि हम कैसे सलके सफाया घेर के कर बैठ लेते जाते हो। हैं, मैं ये कह रही ये हूँ सलके सूर्या घेर के सूर्या बैठ जी, मैं जाते ये हैं, कह आप रही देखिए हूँ ना। कि उन्होंने गलत किया तभी तो सत्ता से निकाले गए ना, उन्होंने तमाम चीजें की तो निकाले गए, अब आपको लाया गया, आपकी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। आप मतलब ये है कि 11 साल अभी जो है थोड़ा सा कम है, थोड़ा और वक्त लगेगा, आप यही कह रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बैठाया और यहाँ पर उनको रखा गया है वो काफी ज्यादा उनकी संख्या थी। आती हूँ मैं आपके पास, विजय कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो हुआ है उड़ीसा में, इसको आप कैसे देखते हैं? और कहीं ना कहीं जो घुसपैठियों को बसाने में आप मतलब कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी और इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है घुसपैठियों को इस हद तक देश से निकालने में, थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो तमाम कार्य है वो उनकी तरफ से किए जाते हैं। जो भी हुआ है उड़ीसा में, उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं की संलिप्तता सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात, अभी जो भाजपा प्रवक्ता पूरे देश भर में झूठ फैला रहे थे, उसका जवाब ये है कि जब पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के लोगों पर जुल्म कर रही थी, कत्लेआम कर रही थी और वहां से शरणार्थी भारत में आ रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के चलते और संधियों के चलते हम मजबूर थे कि हम उनको रोक नहीं सकते थे उस स्थिति में भारत आने के लिए। आज मोदी जी कह दें कि भाई उस समय जो बांग्लादेशियों पर जुल्म चल रहा था और जिनको भारत द्वारा शरण दी गई थी वो गलत दी गई थी, पहली बात। दूसरी बात, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जब बांग्लादेश वहां भारत सरकार की मदद से बना, बांग्लादेशी लोगों की मदद भारत सरकार ने की, पाकिस्तान से हमने युद्ध छेड़ा, तो किस प्रकार से एक नया देश हमने गठित किया जिसमें हमारी एक अहम भूमिका थी। और अभी मोदी सरकार के समय में बांग्लादेश की सरकार ने स्पष्ट कहा था कि हम अपने प्रत्येक शरणार्थी को जो भारत में रह रहा है, जो बांग्लादेशी, उसे वापस लेने के लिए तैयार हैं। तो मैं मोदी सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने पिछले 11 सालों में कितने बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश भेज दिए हैं? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूं। ड्रामा और नौटंकी चल रही है। अब इसका जवाब ले लीजिए उड़ीसा का, कि देखिए मणिपुर जला, मणिपुर में भी एक विवाद था कुकई और मैती समुदायों के बीच में, उसमें आग में घी डालने का काम किया सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद में, वहां हिंसा भड़की, सरकार हिंसा को मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उसके बाद में असम के अंदर इन्होंने किया, और अब उड़ीसा में। बड़ा मुद्दा ये है कि किसी भी झगड़े का फायदा किसको है? आज अगर देश में हिंदू मुस्लिम होता है, अगर आज पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है मोदी राज में, तो इसका फायदा मोदी जी लेंगे। क्योंकि पूरे देश के हिंदू जो बाबरी मस्जिद के नाम को भूल चुके थे, अब उन्हें दोबारा से याद दिलाया जा रहा है कि भाई अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद थी, और अगर मोदी जी सत्ता से हटे तो देश के हर जिले में, हर कस्बे में बाबरी मस्जिद होगी। तो इनका काम है बांटना, और ये काले अंग्रेज हैं, इन्होंने निश्चित तौर पर गोरे अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया मोदी जी ने। ठीक है, और ये देश को लड़ा रहे हैं। ठीक है सूर्या मैथिल जी, हिंदू मुस्लिम होगा तो आपको लाभ मिलेगा, बीजेपी को लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, आपने कितने जो बांग्लादेशी हैं जो कि इस तरीके से बसे हुए गलत तरीके से, उनको वापस किया है? उसके अलावा ये भी बताइए कि ये जो रह रहकर मणिपुर में, आसाम में और ये जो उड़ीसा में हुआ है, ये क्यों हो जाता है? क्यों कानून व्यवस्था जो है इतनी ज्यादा चरमरा जाती है इन जगहों पर जो इस तरह की स्थिति सामने आती है? रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ बैठकर विजय कौशिक जी ने तो पूरा का पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ दिया। इन्होंने अपने जमाई बुलाए, इन्होंने उनको यहाँ पे बैठाया, बसाया, उनको जमीनों पे कब्जे कराए, उनको वोटर आईडी कार्ड दिए, आधार कार्ड दिए, उनको वैलिड इंडियन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए ताकि वो चैलेंज कर सके। वो कह रहे उस वक्त की जरूरत थी, वो कह रहे उस वक्त की जरूरत थी जब उन्होंने बांग्लादेश जब बना नया, उस वक्त जब वो शरणार्थी आ रहे थे तो वो नियम ऐसे थे कि लाना पड़ा। देखिए खुशबू जी, नियम कभी भी ऐसे नहीं रहे कि अवैध प्रवासियों को भारत के अंदर वैध किया जा सके। हमारा देश जो है वो कोई धर्मशाला नहीं है। सुनिए पहले सुन बांग्लादेश कितने निकाले हैं, जवाब दे दीजिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ विजय कौशिक जी, पहले आप मैं सुन भी लीजिए। आपका सम्मान करता हूँ सूर्या जी।
आपका पक्ष भाजपा का पक्ष रखना है और आप बढ़िया ढंग से रख रहे हैं, लेकिन हकीकत तो बताना मेरा फर्ज है ना। विपक्ष में होने के नाते मैं तो ये बताऊंगा ना, सत्ता पक्ष किस तरह से जनता को बेवकूफ बना रहा है, किस तरह से हिंदू बिल्कुल मुस्लिम कर रहा है। वो झूठ बोल रहा था बहुत साफ गोई से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। आप खुशबू जी आपके अच्छा, सामने ही मुझे बोला एक ना, जवाब और दे दीजिए। अभी पिछले अवैध दिनों प्रवासियों अफगानिस्तान को से बसाना शरणार्थी आए भारत थे, में उनको क्यों मजबूरी लिया थी। गया भारत में? इसका मतलब भारत के अंदर घुसपैठियों को बैठाना, खिलाना, पिलाना, उनको बसाना, ये कांग्रेस की परिपाटी रही, ये स्वीकार कर रहे हैं, पहली घुसपैठियों की चीज। बात नहीं कर दूसरी रहा मैं, चीज, इन्होंने ये कहा, शरणार्थियों की इन्होंने ये बात कर रहा कहा, हूँ। अभी सुन पिछले लीजिए दिनों ना मोदी सरकार सर, ने सुन लीजिए ना अफगानिस्तान के सर, सुन शरणार्थियों को लीजिए देश में ना। शरण दी नहीं दी? शेख हसीना को शरण दी ना, पहले उसे ही निकाल दो। वो भी तो बांग्लादेशी है शेख हसीना, क्यों बिठा रखा है उसको? भाई अगर बांग्लादेशियों से इतनी नफरत है तो शेख हसीना को देश में क्यों बिठा रखा? भगा दीजिए। ठीक है हम विजय स्वागत करेंगे कौशिक फिर जी, आपका। सवाल आपने पूछा, जरा जवाब ले लीजिए। और दिक्कत बांग्लादेशियों से नहीं है, जो अवैध रूप से जो रहते हैं, दिक्कत उससे है। निकालो, उसके लिए हाँ कांग्रेस ने कब मना ठीक है, किया? सूर्या निकालो मैथिल जी अवैध जवाब दीजिए। बांग्लादेशियों को। ठीक है सर, अब आपने सवाल लिया धन्यवाद। है, जवाब भी सुन लीजिए सर जी। सूर्या मैथिल जी। देखिए खुशबू जी, मैं पुरानी बातें नहीं करूंगा, अभी की बात करूंगा। बिहार चुनाव हुए अभी 2-2.5 महीने हुए हैं, और उस 2-2.5 महीने से पहले जब बिहार के अंदर एसआईआर शुरू हुआ था, तो सबसे ज्यादा छाती किसने पीटी? कांग्रेस ने पीटी। सबसे ज्यादा नारे किसने लगाए? कांग्रेस ने लगाए, वोट चोर, वोट चोर। क्यों? क्योंकि इनको पता था वहां पर जो अवैध जो घुसपैठिए हैं उनका इलाज ये एसआईआर करेगा। एक वीडियो आपने देखा होगा, आप पत्रकार हैं और बहुत एक्टिव हैं, आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा भी होगा कि एक पत्रकार एक बांग्लादेशी घुसपैठिए से पूछता खुशबू जी है मुद्दों की बात कि नहीं भैया कर रहे हैं आप सूर्या जी। विजय जी थोड़ा सा सुन लीजिए ना प्लीज, निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। उसमें यह साफ लिखा था और साफ बोल रहा था कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूं और मेरे को यहाँ पे बसाने वाले ये लोग हैं और मेरी तो यहाँ पे मकान भी है, और जब एसआईआर हुआ तो वो भाग गया। इन्होंने ही कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया कि आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशियों के पास आधार कार्ड बहुत आसानी से मिल जाता है। फिर भी इसके बावजूद भी 11,000 से ज्यादा घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया चुनाव आयोग ने। ना उनका नाम पता सही निकला, ना उनका एड्रेस सही निकला, उनको वोटर लिस्ट से हटाया गया। और आप थोड़ा सा पुराना पीछे ले जाता हूं मैं, यही दिल्ली के अंदर शाहीन बाग पे सड़क रोकने वाला किसने एजिटेशन किया? इन्हीं लोगों ने किया ना, एनआरसी और सीएए के लिए। यही लोग थे ना जो लोग इस देश के अंदर रहने वाले लोगों को, घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करने से दर्द और छातियां पीटते हैं। मेरा सिंपल कहना है, आप राजनीति कीजिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन देश की आंतरिक व्यवस्था के लिए जब भी केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है, सबसे पहले छाती आप पीटते हैं। बीएसएफ का दायरा 10 सूर्या किलोमीटर से मैथिल जी, बढ़ा अब सर आपने काफी कुछ कहा है, सुनिए मेरी बात। अब ये बताइए कि ये जो कुछ भी उड़ीसा में हुआ है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके लिए आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है? और ऐसे जब राज्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये समझ में, आप यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो दोनों आदिवासी और बंगाली ये जो है ना, इनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती। कहीं ना कहीं वो जो संबंध है उसको सुधारने के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ग बहुत आगे जा रहा है, दूसरा वर्ग बहुत पीछे है। वो जो खाई है वो पटती नहीं है, और इसीलिए देखिए कि तीर धनुष लेकर वहां पर लोग निकल गए हैं, मारने को आमादा है एक दूसरे को। देखिए खुशबू जी, कारण क्या है आदिवासियों की नाराजगी का? क्योंकि वहां पर सरकार अभी 1 साल हुआ है बने हुए, भारतीय जनता पार्टी की। यही कारण है कि आज ये तीर धनुष लेके निकल पड़े। उससे पहले तक तो इनकी हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, जमीनों पे कब्जे हो रहे थे। अभी भी तो आदिवासी महिला की हत्या ही हुई है। तो मैं आपको बता रहा हूं ना, रिटेलिएशन है ये। हाँ। ये आज की डेट में प्रशासन साथ खड़ा है, प्रशासन भी उन अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है, और प्रशासन पीड़ित वर्ग को दबा नहीं रहा है। पीड़ित वर्ग को यह विश्वास है कि अब जो राजनीतिक नेतृत्व है उड़ीसा में, वो इन घुसपैठियों के साथ नहीं, इनके विरोध में है। क्या बात करें सर, 160 से ज्यादा घर जला दिए गए, 188 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए, इंटरनेट बंद है। आप कह रहे हैं कि प्रशासन साथ है, तब ये हो रहा है। नहीं साथ होगा तो फिर क्या होता? पूरा उड़ीसा जल रहा होता क्या? आप न्यूज ही नहीं पढ़ पा रही होती, आप वहां की न्यूज नहीं मिलेगी आपको। स्थिति इतनी खराब थी वहां पर अवैध घुसपैठियों के कारण, कि वहां पर स्थिति के अंदर आज की डेट में हमें चीजें पता चल रही हैं
वहां पर जो अवैध घुसपैठिए हैं उन घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, प्रशासन कार्य कर रहा है और प्रशासन के द्वारा वहां पर एक्शन भी लिया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, बहुत जल्दी जितना भी ये घुसपैठिए इनको चिन्हित किया जाएगा और इनको जहां से आए इनको वहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। विजय कौशिक जी, ठीक है सर, अब मैं जरा एक बार विजय कौशिक जी के पास भी जाऊं। विजय कौशिक जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आपकी प्रशासन साथ है इसीलिए न्यूज भी मिल पा रही है, वरना तो न्यूज भी नहीं मिलती। नहीं, आपने ये बात ध्यान से नहीं सुनी, मैं जवाब देता हूँ। भाई साहब ने ये कहा है कि प्रशासन और सरकार वहां पीड़ित पक्ष के साथ है और उनको पीड़ित पक्ष को सरकार के ऊपर भरोसा था। उसी भरोसे के चलते उन्होंने हथियार उठाए कि भाई सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अब हमें खुद ही न्याय लेना होगा, और 160 घरों में आग लगा दी। उन 160 घरों में आग लगने के मामले में प्रशासन पीड़ित पक्ष के साथ था। इससे बड़ा कन्फेशन इस देश में कोई नहीं हो सकता कि सरकार ये मान रही हो कि जो 160 घरों में आग लगी है वो हमारे समर्थन के कारण लगी है। अगर हमारा समर्थन नहीं होता तो आज आप न्यूज आपको ये ना मिलती, यानी कि न्यूज़ों को भी दबा देते। यानी कि आज अमेरिका में कोई क्राइम होता, उसकी खबर यहाँ पहुंच जाती है, अमेरिका के रोकने के बावजूद, चीन के रोकने के बावजूद। तो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका से भी ज्यादा सुपर पावर है, ये उन खबरों को भी रोक लेते। बहरहाल ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत पहले मणिपुर जला, फिर उसकी कोशिश अब यहाँ पर हो रही है उड़ीसा में, फिर कल को आसाम में हो सकती है, फिर पश्चिम बंगाल में हो सकती है, क्योंकि वहाँ तमाम तरह के विवाद, हिंदू मुस्लिम विवाद ही देश में चल रहे हैं। और राजनीतिक जो वोट ध्रुवीकरण है वो जाति के नाम पर ही हो रहा है। और भाजपा अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि इस देश में मुसलमान इतना हावी है, उन परिस्थितियों में भाजपा ही केवल उनकी रक्षा कर सकती है। और खुद इन्होंने माना है कि भाजपा यानी कि सरकार उस पीड़ित पक्ष के साथ है जिनकी बहन बेटी के साथ। ठीक है सर, चलिए अपनी बातें और कहीं ना कहीं अपने दावे, लेकिन इन सब के बीच जो उड़ीसा में हुआ है वो काफी गलत है। देखना ही होगा किस पर क्या। समय की कमी है सर, बहुत शुक्रिया सूर्या मैथिल जी आपका भी और विजय कौशिक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। मेहनत और समर्पण